वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, ये क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदर बांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था, न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। यह उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम
न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। कोई अनुमान करता था उत्तर प्रदेश में बेटियों का चयन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ होगा, एक साथ वे चयनित होकर के शासन के व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे? और आज ये केवल महिला और बाल विकास विभाग में नहीं, अब तो यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने 60,244 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस 60,244 में 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045, एक ही भर्ती में 12,045 बेटियां भर्ती हुई। याद करिए, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, और यहां पर हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, उस भर्ती में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 40,000 से अधिक बेटियों को केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती किया। 40,000 से अधिक। यानी ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी उनमें पहले भी रही हो, लेकिन अवसर नहीं मिलता था। 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में हुई, और 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती में ज्यादातर बेटियां भर्ती हुई हैं, जो अपना योगदान आज प्रदेश के अंदर दे रही हैं, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। दूसरा, छात्र शिक्षक का अनुपात ठीक हो, इस दृष्टि से सरकार का एक प्रयास था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा था। तमाम राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से भी अपेक्षा होती है, उत्तर प्रदेश भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। सरकार ने जब इस अभियान को आगे बढ़ाया तो उसके नाम पर तमाम प्रकार से भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ। सरकार ने इस बारे में कहा कि हम जो विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में होंगे और पेयरिंग का पार्ट बनेंगे, वहां पे हम लोग जो बच्चे आएंगे उनके लिए प्री प्राइमरी चलाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, बाल वाटिका चलाएंगे। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को वहां पर ले जाकर के उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में उनके लिए एक व्यवस्था देंगे, और उन सभी बच्चों के लिए एक पोषण मिशन का एक विशेष अभियान लेकर के चलेंगे, जिससे उन बच्चों को भी हम लोग प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उन्हें बेहतर रूप से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि किसी भी बच्चे के जीवन में जितनी भी संभावना होती है, उसका अधिकतर मानसिक विकास, जो भी विकास होना होता है, 1 से 3 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जिसमें उसके जीवन का 80 से लेकर 90% विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और 3 से लेकर के 6 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जहां पर मानसिक विकास के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे
तो 5% से 7% तक का मानसिक विकास वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। शेष बाकी क्रमिक रूप से उससे आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। और यह अवसर है जब हम उन बच्चों को उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके एक बेहतर माहौल बाल वाटिका के माध्यम से दे सकें, प्री प्राइमरी के रूप में जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए भी लोगों ने भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद ने तमाम विरोध के बावजूद 5000 ऐसी बाल वाटिकाओं को सफलतापूर्वक संचालन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया है। याद रखना, देश के बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, प्रदेश के बचपन को बचाने की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वह दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद रखना, जब भी कृष्ण की बात आती है, श्री कृष्ण की बात आती है, तो मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता है, स्मरण करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। आपका स्थान भी वही बनने जा रहा है। आप उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनका वहां पर मॉनिटरिंग के लिए आपको एक मुख्य सेविका के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करना है। वहां पर उस दायित्व का निर्वहन करना है, उसके साथ आपको जुड़ना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखाना होगा कि बेटा हो या बेटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोगों में एक अवेयरनेस पैदा होना चाहिए, एक जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। मुझे प्रसन्नता है कि अभी 26 लाख बेटियों को हम इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। ये 26 लाख से अधिक बेटियां जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार के उस 25,000 के पैकेज के साथ जुड़ चुकी है। तो ये मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। ये रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। वहां के अपने नवजात शिशुओं की, कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी लोग इस दिशा में अपना बेहतर प्रयास करने में सफल होंगे और शासन की मंशा के अनुरूप परिणाम देकर के एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश और सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज 2438 जो नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित हुए हैं, उन मुख्य सेविकाओं को और फार्मासिस्टों को चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस मंशा के साथ सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है उसके अनुरूप आप परिणाम देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।